Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of November 2025. 29 नवंबर का हिंदू एनालिसिस बिल्कुल जल्दी से देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए. रिक्वेस्ट छोटी सी रहेगी कि लाइक शेयर जरूर करें यार. आप लोग को पता नहीं, माता रानी का भी डर नहीं है. प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड. लाइक शेयर करें यार, है ना. कमेंट भी करें. नीचे वो पता नहीं सब्सक्राइब बटन होती है और वो हाइप कर दें. ये सारी चीज़ें आप अपने एंड से कर लें, है ना. इसमें कोई टैक्स नहीं लगना है. स्टार्ट करते हैं. पहली न्यूज़ जो है फ्रंट पेज की, बड़ी इंडिया पोस्ट 6 क्वार्टर हाई जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.2%. तो यानी कि पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी की ग्रोथ है इस बार इंडिया ने दिखाई है, यह है 8.2% की. अब अगर आप ये पहले ग्राफ स्टडी करें, थोड़ा सा ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए. ये 2018-19 से लेकर के अभी 2025-26 तक का जीडीपी का ग्राफ है. अगर आप देखें तो 7.5% के आसपास था 18-19 के क्वार्टर वन में. फिर बिल्कुल जब कोविड आया तो बिल्कुल माइनस में चला गया. दिख रहा है आपको ना. आपको कोविड के टाइम पे माइनस में भी दिख रहा होगा. फिर धीरे धीरे फिर ग्रोथ करना शुरू किया. फिर स्टार्ट हुआ 22-23 में, बढ़ा घटा. तो देखो कोई फिक्स टर्म, कोई फिक्स ऐसा पैटर्न नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, जो भी है. तो क्या यूपीएससी कई बार इस तरह से प्रीलिम से क्वेश्चन देता है कि भाई इंडिया की जीडीपी कंटिन्यूसली पिछले 6 क्वार्टर में बढ़ती गई है या पिछले 6 क्वार्टर में कंटिन्यूसली घटती गई है. तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स इस पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि 18-19 से हमने ग्राफ ही देख लिया. कुछ फैक्ट्स जो इस बार के जीडीपी के हैं, तो इट इज़ द हाईएस्ट इन द लास्ट 6 क्वार्टर्स. एंड ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. बस एक चीज़ और याद रखेगा इसमें कि जीडीपी का डेटा निकालता कौन है, निकाल कौन रहा है. तो इंडिया में इस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये जीडीपी का डेटा देती है. ठीक है. अब थोड़ा सा मैं आपको जीडीपी के बेसिक फैक्ट्स भी बता दूं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है जानना. तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली ए ईयर. मतलब एक साल में भारत की कंट्री के बॉर्डर के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उनका फाइनल वैल्यू क्यों लिया जाता है, ताकि हम डबल काउंटिंग से बच सकें. मतलब एक ही प्रोडक्ट में दो बार काउंटिंग ना कर लें, इसलिए हम उसकी सबकी फाइनल वैल्यू लेते हैं. ठीक है ना. तो जीडीपी मतलब कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक पीरियड. तो इस कंट्री के अंदर चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे अमेरिकन कंपनी हो, सबका काउंट इंडियन जीडीपी में ही होगा, अगर इंडिया के बॉर्डर के अंदर हो रहा है. वहीं पे अगर अमेरिका का बॉर्डर है तो अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा. ठीक है ना. अब देखो जीडीपी भी दो तरीके की होती है, एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी है रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जो करंट प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन. ठीक है ना. इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किए बिना जब आप करंट प्राइसेस पे गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू निकालते हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी आता है. नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से क्या होगा, ज्यादा होगा. रियल जीडीपी जो है इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. ठीक है ना. इसमें आप जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर का यूज करते हो और इससे आप वैल्यू निकालते हो कि भैया कितना इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर, महंगाई कितनी है, उसके हिसाब से जीडीपी कितनी आ रही है. तो फॉर्मूला देख लो क्या है कि रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर जिसको बोलते हैं. ठीक है ना. तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस डिफ्लेटर. ठीक है ना. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. इसके अलावा एक और फीचर होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो. टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि कितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है कंट्री का व्हेन कंपेयर टू जीडीपी. मतलब जीडीपी का कितना हिस्सा टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है. ठीक है ना. तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो कि हेल्थ को डिटरमाइन करता है इकोनॉमी की. और अगर हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो है तो इट मीन्स बेटर रेवेन्यू जनरेशन एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी. मतलब कि कैपेसिटी फाइनेंशियल बेटर है, रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा अच्छा है. इसके अलावा जो हमारी नई मेथोडोलॉजी है 2015 से चेंज हुई है, उसमें बेस ईयर 2011-12 का है. और ये जो हम जीडीपी निकालते हैं ये मार्केट प्राइस पे निकालते हैं. पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे. फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, प्लस इसको जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस बोलते हैं. ठीक है ना. इसके अलावा इसमें हमने प्रोडक्ट की जो सब्सिडीज हैं, टैक्सेस हैं, उनको भी इंक्लूड किया ताकि और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट हो सके. तो दिस इज ऑल अबाउट द जीडीपी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी.
क्लैरिटी। आई होप आपको ज़्यादा सीखने को मिला होगा, है ना। और दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। दूसरी न्यूज़ भी फ्रंट पेज की है। नियरली 100 किल्ड, डजन्स मिसिंग एज साइक्लोन दितवाह पमेल्स द श्रीलंका। तो यहाँ पे श्रीलंका में एक और साइक्लोन आया है जिसका नाम है साइक्लोन दितवाह, है ना। तो इसका नाम थोड़ा हम देख ले कहाँ से आया। तो साइक्लोन दितवाह का जो नाम है इसका मतलब तो लगून होता है। इसका नाम सजेस्ट किया गया था यमन के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ साइक्लोन नेमिंग कन्वेंशन। तो साइक्लोन नेमिंग कन्वेंशन में बहुत सारी कंट्रीज हैं और वो कंट्रीज क्या करती हैं कि नाम ऑलरेडी लिस्ट प्री अप्रूव्ड लिस्ट रहती है, उसमें से नाम आते हैं। तो हर कंट्री का एक राउंड नाम देने का आता है। तो ये जो साइक्लोन था इसका नाम यमन ने दिया है, साइक्लोन दितवाह। एंड दितवाह लगून जो है वो सकोत्रा आइलैंड कहाँ पर है, यमन में है, उसी के ऊपर ये नाम उन्होंने दिया है। इट रिफर्स टू द दितवाह लगून ऑन द सकोत्रा आइलैंड, ठीक है ना। एंड ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप याद रखिएगा कि यूनाइटेड जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है एंड यूएन स्कैप पैनल है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो एक प्री अप्रूव्ड लिस्ट रखते हैं फॉर द नेम ऑफ द साइक्लोन्स एंड कंट्रीज के साथ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूएन स्कैप जो आपका नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरी जो न्यूज़ आर्टिकल है वो नेक्स्ट पेज में है। एज 6 असम कम्युनिटीज गेट स्टेट कैबिनेट नॉड फॉर एसटी स्टेटस, 7 मोर आई सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि 6 कम्युनिटीज़ जो है उनको एसटी स्टेटस क्लियर कर दिया गया है, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। वो 6 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, तो ताई अहोम, चुटिया, मोरान, मोतोक, कोच, राजबोंशी एंड टी ट्राइब्स, आदिवासी, ठीक है ना। एंड नाउ द 7 ट्राइब्स, जो 7 ट्राइब्स हैं वो अपने लिए ओबीसी लिस्ट में स्टेटस ढूंढ रही हैं। वो 7 ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, ये भी असम की हैं। तो यहाँ भार, राजभार, भुजेल, विष्णुप्रिया, मणिपुरी, किरण शेख, नेवार, सबर एंड सतनामी। तो ये 7 कम्युनिटीज़ हैं विच आर लुकिंग फॉर द ओबीसी स्टेटस, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया। अब यहाँ पे कमेटी का एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया जिसका नाम है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। थोड़ा सा आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बता दूं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993। तो 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट लाया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये बॉडी बनाई गई। ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, चूंकि एक एक्ट के थ्रू आई है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्रीज में लगती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाद में दिया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। अभी 2018 में रिसेंटली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बन चुकी है, ठीक है ना। नाउ इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अर्लियर इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नाउ इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। यहाँ पे आर्टिकल 338B हैज़ बीन इंसर्टेड, 338B याद रखिएगा। 338B जो है आर्टिकल वो इंसर्ट किया गया है फॉर फॉर्मिंग अ कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज एनसीबीसी। एंड द अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 338B, आर्टिकल 342A, क्लॉज 26C इन आर्टिकल 366। ये सारे चेंजेस इस अमेंडमेंट जो 102nd अमेंडमेंट हमने देखा, 102nd अमेंडमेंट, उसमें ये सारे आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे। 338B, 342A, क्लॉज 26C इन आर्टिकल 366, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स इन द रैंक एंड पे ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। एंड दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ है, 5वीं न्यूज़ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया जो है रशिया के साथ टाई अप कर रहा है फॉर S-500 एक्विजिशन, ठीक है ना। आपने S-400 का नाम सुना होगा। S-400 वाज वेरी हेल्पफुल इन द ऑपरेशन सिंदूर एज वेल, है ना। S-400 इज अ एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। S-400 इज अ एयर डिफेंस सिस्टम एंड अब इंडिया जो है वो एक्वायर करने वाला है एडिशनल S-400 की यूनिट्स प्लस रशिया का जो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है डिफेंस सिस्टम S-500 उसको भी वो लेने वाले हैं। एंड S-500 इज कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग द बैलिस्टिक मिसाइल्स एज वेल, बैलिस्टिक मिसाइल्स at ranges up to 600 किलोमीटर एंड एयरबॉर्न टारगेट्स अप टू 400 किलोमीटर। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल तक को रोक सकती है ये एट द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरबॉर्न टारगेट्स अप टू 400 किलोमीटर। आप देख सकते हैं S-500 की कैपेबिलिटीज कितनी ज़्यादा है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। S-400 सिस्टम तो बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत सिग्निफिकेंट प्रूव हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, और उसका ऑफिशियल जो नाम है वो नाम रख दिया गया है वो सुदर्शन चक्र। इंडियन सर्विस में इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। एंड सुदर्शन चक्र आप सब जानते हैं, इट वॉज द वेपन ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो काफ़ी पावरफुल माना जाता है S-400 को। और S-500 लेने की हम बात कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग एट द डिफेंस कॉर्नर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड रिलीफ सप्लाईज टू श्रीलंका। अब श्रीलंका की मदद करने के लिए इंडिया ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, या फिर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। एंड दिस ऑपरेशन सागर बंधु विल असिस्ट श्रीलंका इन इट्स आवर ऑफ क्राइसिस। जो साइक्लोन दितवा है उस कारण से जो होने वाला नुकसान है उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए ये स्टार्ट किया गया मिशन ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसमें फर्स्ट ट्रांच ऑफ रिलीफ मटेरियल्स वर हैंडेड आफ्टर द कंसाइनमेंट्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत एंड फ्रंट लाइन शिप INS उदयगिरी। तो इसमें INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने जो फर्स्ट ट्रांच ऑफ मटेरियल्स हैं वो हैंड ओवर कर भी दिए, मतलब रिलीफ इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड द महासागर, यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन विजन। तो महासागर विजन जो है वो इंडिया का एंगेजमेंट विद द ग्लोबल साउथ ड्यूरिंग द ये मॉरिशियस जब गए थे तब उन्होंने बोला, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, ठीक है ना। यहाँ पर एक दो न्यूज़ और हैं, है ना। आज बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिले इन गेटिंग द सिंटैक्टिक फोम हिट्स समुद्रयान, ठीक है। तो इंडिया ने प्लान किया है टू सेंड अ मैंड सबमर्सिबल, एक मैंड सबमर्सिबल 6000 मीटर ओशियन में भेजने का सोच रहे हैं इंडिया, है ना। एंड द मिशन इज क्रूशियल टू फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। जो हमारा मतलब ओशियानिक डीप ओशियानिक एक्सप्लोरेशन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। इस मिशन का नाम है समुद्रयान, ठीक है ना, याद रखिएगा। समुद्रयान इज इंडियाज फर्स्ट मैंड सबमर्सिबल which dives into the ocean. Samudrayan, it will be India's first manned submersible to dive into the ocean, is likely only mid next year following a delay in the procurement of syntactic foam cladding from France. तो syntactic foam cladding जो थी फ्रांस से वो आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर के मिड तक, यानी 2026 के मिड तक ये समुद्रयान विच इज इंडियाज फर्स्ट मैंड सबमर्सिबल विल डाइव इनटू द ओशन। देख सकते हैं द समुद्रयान कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर कैपेबल ऑफ प्लंजिंग टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर ओनली इनटू द ओशन। मतलब समुद्रयान के अंदर होगा क्या क्या, एक स्फीयर रहेगा विच विल बी कैपेबल ऑफ प्लंजिंग इनटू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इनटू द ओशन। ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज हैव डाइव्ड टू कंपेरेबल डेप्थ्स। बहुत कम कंट्रीज हैं जो 6000 मीटर तक अंदर डाइव किया होगा जिन्होंने। अ क्रू ऑफ 3 will man this submersible which will descend to the ocean floor। तो ओशन फ्लोर तक जाएंगे, 3 लोगों का ग्रुप रहेगा एंड दे विल go into the ocean floor, scour it and collect soil and rock samples। and the mission is deemed as pivotal to India's future exploration plans to mine precious metals from the high seas। तो जो हम चाहते हैं हाई सीज से एक्सप्लोरेशन करना या वहाँ से कुछ हमको एक्सप्लोरेशन करना है या फिर हमको कुछ भी करना है, माइनिंग करनी है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। एंड इसके अलावा अभी इसका समुद्रयान के पहले NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई जो है, दे आर लीडिंग द प्रोजेक्ट एंड दे हैव बिल्ट अ स्टील रेप्लिका ऑफ द सबमर्सिबल। पहले उसको सिमुलेटर की तरह यूज़ करेंगे प्रायर टू मिशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप जो है उसका नाम है मत्स्य 6000। इट्स अ मत्स्य 6000। इट्स अ सबमर्सिबल मेड बाय द NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड ये जर्नी करेगा 6000 मीटर की। तो मत्स्य 6000, इसके बाद फिर जाएगा समुद्रयान। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। द एडिटोरियल इज द इम्पार्शियलिटी ऑफ अ नॉमिनेटेड गवर्नर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो किस पे लिखा गया है पहले मैं आपको बता देता हूँ। द कंसेप्ट इज बेसिकली कि गवर्नर जो है क्या वो अब इम्पार्शियल रह रहे हैं क्या, है ना। एंड आफ्टर द जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 143 के अंदर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में गया था,
उसमें जो जवाब आए हैं उसके बाद क्या वो और रह पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑथर ने पूछा है वो, हैज़ द रोल ऑफ गवर्नर ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स इंटेंडेड। तो क्या गवर्नर का रोल ड्रिफ्ट हो चुका है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने इंटेंड किया था। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि जो असेंबली मेंबर्स थे यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनका कुछ कंसर्न था। उनका ये कहना था कि यार गवर्नर जो होगा वो रिमोट कंट्रोल हो जाएगा सेंटर का, है ना। फिर उनके बाद ये भी कहना था कि कहीं वो कॉलोनियल जो प्रोविंशियल गवर्नर थे आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, उनका रेप्लिका ना बन जाए। एंड तीसरा, कहीं वो इलेक्टेड मिनिस्ट्री की को अंडरमाइन ना करने लगे। तो दिस वॉज द कंसर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस समय की थी। इस पर डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो इंटरवेंशन था, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर जो है वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। एंड वो सेंटर का कोई एजेंट नहीं, इट इज़ नॉट द एजेंट ऑफ द सेंटर, ही इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्ट्री या एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है ना। एंड इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि भैया बहुत कम डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि गवर्नर के ऊपर छोड़ी गई है, विच इज अपोजिट टू व्हाट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज। तो उनका मतलब है कि उनको उसको क्लियर गवर्नर की जो पोस्ट बनाई गई थी ना, वो एक लिंक की तरह बनाई गई थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक लिंक क्रिएट करेगा, बट ओवरराइड नहीं करेगा। ना तो मिनिस्ट्री को ओवरराइड करेगा, ना सीएम को ओवरराइड करेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ओवरराइड करना कभी उसका एम नहीं बनाया गया था, है ना। इसीलिए बिल्स और वो रोकने का पावर उसके पास नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब डिबेट हुआ था तो मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया था गवर्नर के पावर के ऊपर कि उसको विदहोल्ड करने का और रिजर्व करने का वो नहीं होना चाहिए अधिकार। इस पे जो बी आर अम्बेडकर जी थे, उनका ये कहना था कि भाई उसको सारे बिल नहीं रिजर्व करने हैं, उसको केवल नैरो कैटेगरी ऑफ बिल्स रिजर्व करने का अधिकार है, जो ऐसे बिल्स हैं जो सेंटर की अथॉरिटी को थ्रेटन करते हो। केवल ऐसे ही बिल्स आप रिजर्व करेंगे जो सेंटर की अथॉरिटी को थ्रेटन करते हो। ऐसा एक्सप्लेनेशन बी आर अम्बेडकर जी ने ऑलरेडी दिया है। एंड गवर्नर का जो पर्सनल ओपिनियन है, डिस्क्रिप्शन है, कहीं नहीं रहेगा, है ना। ही शुड नॉट सिट इन द जजमेंट्स ओवर बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट मस्ट नॉट सिट ओवर दैट, है ना। इसके अलावा जो पहले मेंबर्स थे उन्होंने ये कहा था कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है वो आ जाए एट द मर्सी ऑफ नॉमिनेटेड गवर्नर। गवर्नर तो नॉमिनेटेड है और लेजिस्लेचर इलेक्टेड है, तो उसकी मर्सी पे नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि इवन ड्यूरिंग इमरजेंसीज गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द मिनिस्टीरियल एडवाइस। तो बी आर अम्बेडकर का जो विजन था बहुत क्लियर था। एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि बहुत नॉमिनल रोल है गवर्नर का, ऑर्नामेंटल रोल है गवर्नर का, हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगर प्रेजेंट डे हम देखें तो प्रेजेंट डे तो भैया गवर्नर अलग ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिखा रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं अथॉरिटीज के साथ, है ना। एंड दे डिले असेंट एज वेल, असेंट नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो एज सून एज पॉसिबल होता था वो अब गवर्नर के केस में एज लेट एज पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जुडिशियल लैप्सेस भी हमने देखा, क्योंकि जुडिशरी भी डॉक्टर अंबेडकर के मतलब आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं की, उन्होंने अपने अलग आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। इसीलिए तो उन्होंने इस तरह का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है ना। तो द बिगर क्वेश्चन इज दैट कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फेल कर दिया, क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर दिया, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज द बिगर क्वेश्चन। एंड ये भी ऑथर ने यही सही कहा कि गवर्नर जो है इस तरीके से अगर आप उनके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तो दे विल क्रिएट केओस इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, जो स्टेट है ना। और जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वांटेड गवर्नर एज अ न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिस्ट्रेन्ड अथॉरिटी। इसके अलावा लेकिन जो रिसेंट बिहेवियर रहा है गवर्नर का, वो वायलेट करता है उस डिसीजन को, और जुडिशरी को ये करेक्ट करना चाहिए था, है ना। तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व कर पाओगे। तो दिस वाज द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव एड विद मी। हंगरी ने ईयू को भी डिफाई कर दिया और नाटो को भी डिफाई कर दिया, दोनों का ही मेंबर है वो। और तब भी हंगरी का ये कहना है कि नहीं भैया हम तो लेंगे, रशिया से ऑयल भी लेंगे और सब कुछ लेंगे, है ना। तो ये आपको हंगरी का याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं। तो आगे कुछ नहीं है। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।